हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आया है फिजिकल एजुकेशन। यानी देखा जाए तो सारी शिक्षा का जो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर को करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी महत्व रखेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इसमें जो है हम क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए रहेगा, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो ये शब्दों का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रहेगा, तो इसीलिए त्रिपान सेंटर जो है आपके समक्ष शब्दों को ही प्रेजेंट करेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आया है यहाँ पर। यदि हम यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपयोगी आसनों पर चर्चा करें। देखिए, जो व्यक्ति हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं, उच्च रक्तचाप यानी उनकी ब्लड प्रेशर हाई होती है, उन व्यक्तियों को कौन से आसन करना चाहिए जिससे जो है उनको काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो सरला मत्स्यासन की विधि और मतभेदों के विस्तार से लिखें। कि देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन अगला जो पूछा गया है कि सरला मत्स्यासन होती है, उसकी विधि और मतभेदों को हमने यहाँ पर बताने हैं कि क्या हो सकता है। यदि हम ये बात करें कि उच्च रक्तचाप वालों को कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के शिकार हैं, उनको तार आसन करना चाहिए। सब प्रथम जो है तार आसन काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए हैं। इवन देखा जाए तो कटी चक्र आसन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इवन उत्थान पादर आसन भी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और अर्ध हर्षासन भी यहाँ पर उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण बनता है। इवन सबसे महत्वपूर्ण बनता है सरला मत्स्यासन, जिसके विषय में हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। तो सरला मत्स्यासन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात देखें तो गोमुख आसन भी उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति कर सकते हैं। उत्तान मडुआकासन भी बहुत काफ़ी महत्व रखता है। इवन वक्र आसन भी इसमें महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है और काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इवन देखें तो भुजंग आसन भी उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ पर करने की सलाह दी जाती है। और मकर आसन भी महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद श्वासन और नाड़ी परीक्षण, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। और देखा जाए तो ये व्यक्ति जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, वो जो है शोधन प्राणायाम भी कर सकती हैं। शोधन प्राणायाम जो काफ़ी महत्वपूर्ण आसनों में से माना गया है। इवन शीतली प्राणायाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शोधन प्राणायाम और शीतली प्राणायाम दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। अब सर चलिए हम सरला मत्स्यासन की विधि और मतभेद पर जो है चर्चा करें। देखिए, यहाँ पर हमारे समक्ष जो आ गया, यहाँ पर सरला जो आसन के बारे में हमने करना है, तो तकनीक पीठ के बल सीधे लेट जाए। तकनीक क्या होता है? सीधे जो है पीठ के बल आप सीधे लेट जाएं, पीठ के बल ऊपर होना चाहिए। अपने हाथों के सहारे अपने सिर के ऊपर हिस्सों को चटाई पर रखें। अपने हाथों के सहारे से अपने सिर के जो है ऊपरी हिस्सों को चटाई पर रखना है। उसके पश्चात गर्दन, ऊपरी पीठ और कंधे जमीन से ऊपर उठाए जाएंगे। गर्दन, ऊपरी पीठ और कंधे जमीन से हम ऊपर उठाएंगे। उसके पश्चात अपने हाथ को अपने शरीर के बगल में आराम दें। सामान्य रूप से सांस लें और अपने पैर को अंगुलियों को फैलाकर रखें। सामान्य रूप से सांस लेना है, सांस की गति सामान्य होना चाहिए और अपने पैर की उंगली को फैलाकर रखें। इससे काफ़ी आपको आसानी रहेगी। अगर अंतिम प्रोसेस देखें तो हम कम से कम इसमें 30 सेकेंड के लिए इसी स्थिति में हमें रहें, फिर आप आराम करें। तो इस तरह से जो है हम इस आसन को कर सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सांस जागरूकता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सांस लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए छाती को हमें ऊपर उठाएं और फिर सिर को नीचे की ओर झुका दें। सिर जो है नीचे की ओर झुकेगी और शरीर को आराम देते हुए सांस छोड़ें, यानी सांस यहाँ पर सामान्य रखना है। और प्रारंभिक स्थिति में फिर से उसे लेके जाएं
और सामान्य श्वास पर वापस आ जाएं, यानी उसी सांस से आपको वापस आना है। सांस यहाँ पर तेज़ी नहीं करना है, सांस जो है सामान्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम मतभेद की बात करें, यानी किन व्यक्तियों को ये नहीं करना चाहिए, कहते हैं सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रेजल शोल्डर वाले लोगों को इस आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनको विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये आसन हाइपरटेंशन के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और ये काफ़ी ज़रूरी भी रहता है। आज के समय में देखा जाए तो ब्लड प्रेशर के बहुत से लोग जो है शिकार रहते हैं, तो ये आसन उनको काफ़ी जो है राहत दे सकता है। यहाँ जो क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है बो लेग, नाक, नी और फ्लैट फुट के सुधारात्मक उपाय संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का जो है डिसीज़ है, बीमारी है, इसे आप जेनेटिकल प्रॉब्लम भी कह सकती हो। कहते हैं बो लेग, नाक, नी और जो है फ्लैट फुट के जो सुधारात्मक उपाय है उसके बारे में हमने चर्चा करना है। यहाँ पर देखा जाए तो इंद्रधनुष पैर यानी बो लेग को हम इंद्रधनुष पैर भी कहते हैं, क्योंकि हमारा पैर जो होता है इंद्रधनुष की तरह हो जाता है। और ये आपने कई जगहों पर देखा होगा, आपको इस तरह के पैर नज़र आए होंगे, इसलिए हम बो लेग कहते हैं। बो का मतलब होता है इंद्रधनुष और लेग का मतलब पैर। देखा जाए तो संतुलित आहार के पर्याप्त सेवन के साथ ब्राजिस और संशोधित जूते का उपयोग ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है इंद्रधनुष के पैर से छुटकारा पाने के, यानी संतुलित आहार लेना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ब्रांजिस और संशोधित जूते का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसमें पैरों के अंदरूनी किनारों पर चलने से भी मदद मिल सकती है। अगर पैरों के अंदरूनी किनारों से आप चलते हो तो आपको इंद्रधनुष पैर से छुटकारा मिल सकता है। तो ये इसका सुधारात्मक उपाय है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं नक नी क्या है। नक नी जो होती है दोस्तों, ये फ्लैट पैर होता है। फ्लैट पैर आपने देखा होगा कि जब आप चलते हो तो कई व्यक्ति के जो होते हैं फ्लैट पैर होता है, यानी धरती पर उनका पैर के जो है एक आर्क नहीं बनती है। ठीक है, जैसे आप देखते ही होंगे कि कोई लड़की जो होती है पैर में अगर कलर लगा के जब चलती है तो उसका एक आर्क बन जाता है, एक जगह एक साइड से जो होता है खाली पड़ जाता है। लेकिन जिनके फ्लैट पैर होते हैं उनमें खाली नहीं पड़ता, पूरा ही पैर का निशान पड़ता है, तो इसे हम फ्लैट पैर कहते हैं। ये चलने खड़े होने पर पैर की उंगलियों और एड़ी पर चारों दिशाओं में कूदने, रस्सी कूदने जैसे व्यायाम से पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है और जो पैरों में अर्थ विकसित करने में मदद करती है। इसका यही जो है उपाय है कि आप चलने खड़े होने पर पैर की उंगलियों और एड़ी पर चारों दिशाओं में कूदें और रस्सी कूदने जैसे व्यायाम से पैर मांसपेशियां मजबूत होती है, जो पैर में आश्चर्य विकसित जो है करने में काफ़ी मदद करता है, यानी आर्क बनाने में काफ़ी मददगार होता है। यानी फ्लैट पैर से आप छुटकारा पा सकते हो। पैर की उंगलियों को कंचे उठाना, यानी पैर की उंगलियों से आपको कांचे उठाना पड़ेगा और पैर की उंगलियों से रेत में संख्याएं लिखनी जैसी गतिविधियां भी जो आर्क को विकसित करने में मददगार हो सकता है। यानी आर्क बनाने में ये सारी बातें जो है मददगार हो सकता है कि आप उंगलियों से कांचों को उठाएं, पैर की उंगलियों से रेत की संख्या लिखने की कोशिश करें। ये सारी गतिविधियां जो है फ्लैट पैर वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। देखा जाए अगर हम इसके जो है योगा की बात करें तो सूर्य नमस्कार इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगा माना जाता है। इवन देखिए तो ब्रज आसन भी इसी के अंतर्गत आता है, इसी तरह के बीमारियों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। अन्य चिकित्सक मालिशों में किए जाने वाले अर्धगोमुख आसन जैसे योग आसन भी जो है आर्क को विकसित करने में सहायता सिद्ध हो सकता है। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखा जाए जिस तरह ये जो फ्लैट पैर की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों को जो है फौज में या कोई भी जो है पुलिस के नौकरियों में जो है नौकरी देने संभव नहीं रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर पैर के भी देखा जाता है। तो अगर जिस बच्चों को फ्लैट पैर है उनके लिए बहुत ही आने वाला समय में जो है फौज में जाना काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फ्लैट पैर में जो है ऐसे व्यक्तियों को नहीं लिया जाता है किसी भी जो है सोल्जर वाले जो है गतिविधियों में। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या केस है। उसके पश्चात आता है घुटने टेकना। देखा जाए तो घुटने टेकना जो है एक जनु बलगम्स का उपचार काफ़ी हद तक समस्या के कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है।
जौन बलगम जो होता है इसका उपचार काफ़ी हद तक उस समस्याओं को और गंभीरता पर निर्भर करता है घुटने टेकने में। देखा जाए तो इसके लिए घुड़सवारी और घुटने के बीच तकिया रख कर कुछ देर सीधे खड़े रहना जैसे व्यायाम जो है सर्वोत्तम माना गया है। कि घुड़सवारी और घुटने के बीच तकिया रख कर कुछ देर सीधे खड़े रहना जैसे व्यायाम जो है इसके लिए काफ़ी सर्वोत्तम रहता है। जनुबलगम वाले अधिकांश लोग के लिए योग और व्यायाम घुटनों को पुण्य संरक्षित और स्थिर रखने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। जो बलगम वाले अधिकांश लोग होते हैं उनके लिए योग और व्यायाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखता है। देखा जाए तो नियमित रूप से पद्मासन और गोमुख आसन करने से पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने और घुटने को जो है दुरुस्त करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। तो यहाँ पर दो आसन काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, पद्मासन और गौमुख आसन, जिसके अंतर्गत जो है इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। देखा जाए तो ताकत बढ़ाने वाले व्यायाम सरल हो सकते हैं, जैसे बैठे या लेटे समय पैर उठाना। तो ये भी एक गतिविधियाँ होती है जिससे हम इसका जो छुटकारा पा सकते हैं। इवन देखें तो प्री यौवन अवस्था में वॉकिंग कैलिपर्स का उपयोग भी एक बड़ी मददगार हो सकता है। जब प्री यौवन आरंभ होती है तो इस अवस्था में वॉकिंग और कैलिपर्स का उपयोग भी काफ़ी इसके लिए मददगार साबित यहाँ पर हो सकता है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तीनों के तीनों जो थे और इसका उपयोग और इसका जो उपाय भी काफ़ी महत्व था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्व रखता है। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि लचीलेपन को परिभाषित करें, इसके प्रकार तथा लचीलापन विकसित करने की कोई दो विधि को समझाइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन एक न एक जरूर पूछता है और इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूर्ण रूप से पर्याप्त है कि लचीलेपन को आपको परिभाषित करना है, लचीलापन किसे कहते हैं बताना है, और इसके प्रकार और लचीलापन विकसित करने की विधियों को समझाना है। तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है। सब प्रथम अगर हम लचीलेपन की परिभाषा की बात करें तो कहते हैं लचीलेपन को जोड़ों के चारों ओर गति की सीमा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर साफ देखिए, लचीलेपन के जोड़ यानी ज्वाइंट के चारों ओर गति की सीमा के रूप में जाना जाता है। लचीलापन को जोड़ के चारों ओर गति की सीमा के रूप में जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो प्रकार में सर्वप्रथम आता है निष्क्रिय लचीलापन। प्रकार में आता है निष्क्रिय लचीलापन पहला है। निष्क्रिय का मतलब यही होता है कि अधिक आयाम के साथ और बाहरी मदद से गति करने की क्षमता को निष्क्रिय लचीलापन के रूप में जाना जाता है। समझ में आया कि निष्क्रिय का मतलब होता है कि अधिक आयाम के साथ बाहरी मदद से गति करने की क्षमता को निष्क्रिय लचीलापन के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात यहाँ आता है सक्रिय लचीलापन। एक निष्क्रिय होता है, एक सक्रिय, यानी एक्टिव एंड पासिव होती है। समझ में आ गया होगा, पासिव निष्क्रिय, एक्टिव सक्रिय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सक्रिय लचीलापन की अगर बात करें तो कहते हैं बाहरी मदद के बिना अधिक आयाम के साथ गति करने की क्षमता को सक्रिय लचीलापन कहा जाता है। यानी बाहरी मदद के बिना अधिक आयाम के साथ गति करने की क्षमता को सक्रिय लचीलापन कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए देखते हैं लचीलापन विकसित करने की कौन कौन सी विधि जो है यहाँ पर दर्शाई गई है। देखा जाए तो लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करने वाले यहाँ पर विभिन्न विधि की चर्चा की गई है और ये सब जो है लचीलेपन को बेहतर बनाने के तरीके हैं। तो सब प्रथम अगर हम बात करें तो धीमी गति से खिंचाव। कहते हैं अगर आप अपने अंदर लचीलापन लाना चाहते हो तो इसको एकाएक नहीं किया जा सकता, इसको धीरे धीरे किया जाता है। तो पहला तो यही मेथड होता है कि धीमी गति से खिंचाव अपने शरीर में रखें। दूसरी बात कहता है कि धीरे धीरे खिंचाव और पकड़ों को बढ़ाएं, धीरे धीरे खींचे और पकड़ों को जो है थोड़ा बढ़ाना है। और तीसरी बात ये बोलता है कि बैलिस्टिक्स विधि का उपयोग करें,
बैलिस्टिक विधि भी काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है, जिसके अंतर्गत हम अपने लचीलेपन को बेहतर और बढ़ा सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात देखें हम प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो मस्कुलर फेसिकुलेशन यानी PNF तकनीक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। PNF तकनीक के मदद से हम अपने शरीर के लचीलापन को बेहतर बना सकते हैं। यानी देखा जाए तो ये सारे मेथड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ पर हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से खेलों में न्यूटन के गति के नियम को अनुप्रयोगों पर चर्चा करना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल साफ और समझ के लिए ज़रूरी है कि आपको न्यूटन के गति के नियम बताने हैं उदाहरण के साथ, और साथ में आपको इसके अनुप्रयोग भी बताने हैं। अनुप्रयोग का मतलब दोस्तों होता है उपयोग, तो इसको अनु का मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा कि न्यूटन की गति कहाँ कहाँ जो है रूल रेगुलेशन लागू होती है। तो ये देखा जाए तो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, और ये हर जगह जो है महत्वपूर्णता अपने बिखरेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके समक्ष 3 बात लाई गई है: न्यूटन की गति के नियम, उसका उदाहरण सहित वर्णन और उसका अनुप्रयोग। तो देखा जाए न्यूटन की गति का अगर हम प्रथम नियम की बात करें, देखिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में अगर जड़त्व का नियम आ जाता है तो इसका मतलब आपको समझ होना चाहिए कि वो न्यूटन की गति के प्रथम नियम की बात कर रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न आप में नहीं होना चाहिए कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। और देखा जाए तो न्यूटन गति के प्रथम नियम यही कहते हैं कि कोई वस्तु जब तक स्थिर रहेगा या स्थिर वेग से चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। मान लीजिए कोई बल जो है, बॉल उस पर चल रहा है, बॉल अपनी दिशा में चली जा रही है, वो चलती ही चली जाएगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपके समक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको नोट भी करना चाहिए आपको, और इससे अच्छा कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। कोई वस्तु जब स्थिर रहेगी या स्थिर वेग से चलेगी तब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। देखा जाए तो जड़ता किसी भी वस्तु गति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, क्योंकि जड़ता जो होती है, जड़त्व के नियम यही बात बताते हैं कि किसी भी वस्तु की गति में किसी भी परिवर्तन का ये विरोध करती है, इसको रोकने की कोशिश करती है, विरोधाभास होती है, जिसमें दिशा में परिवर्तन भी शामिल होता है। दिशा में परिवर्तन भी शामिल होता है। मान लीजिए देखिए कोई बॉलर जो है बॉलिंग करा रहा है और बैट्समैन क्या कर रहा है, उसके गति को सिर्फ दिशा दिखा रहा है, और दिशा दिखाते ही बॉल जो है कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। आपको पता ही होगा कि हमारे देश के बहुत से स्पोर्ट जो है बैट्समैन सब जो हैं, उनमें से कई जो है गेंद का स्पीड का उपयोग करते हैं, जिसमें से सचिन तेंदुलकर भी हैं जो हमेशा गेंद का स्पीड का उपयोग करते हैं। वहीं दूसरे खिलाड़ी ले लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, वो कभी भी जो है बॉलर की गति का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपना पावर यूज़ करते हैं, जिसके कारण जो है बॉल जाती है। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई वस्तु स्थिर रहेगा तो स्थिर ही रहेगा, जब वो चलती रहेगी तो चलती रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगे। तो इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन गति के प्रथम नियम भी कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कोई बॉल अगर सीधे जा रहा है तो सीधा ही जाएगा जब तक कोई बाहरी बल न लगे। ठीक है, जब तक आप मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहे हो बहुत स्पीड से, आपका बैलेंस चलता रहेगा, सही से जाता रहेगा, और मान लीजिए कोई भी अनबैलेंस फोर्स आपके ऊपर लगता है तो आप जो है गिर जाओगे। तो यही बात यहाँ बता रहा है, जिसका उद्देश्य स्थिर गति से एक सीधी रेखा में चलते रहना होता है। ये एक सीधी रेखा में चलता रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगे। चलिए, ये तो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अब इसका अनुप्रयोग भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके समक्ष आ गया है खेल कूद में जो है न्यूटन के प्रथम नियम का अनुप्रयोग क्या है। तो प्रथम बात तो यही बता रहा है कि बर्फ पर फिसलने वाली स्केटर उसी गति और उसी दिशा में फिसलता रहेगा जब तक कि स्केटर पर कोई बाहरी बल न लगे। आप बर्फ में भी गए होंगे, वहाँ स्केटर भी देखे होंगे, उस पर जो है लोग पैर में फंसा कर उस पर चलते रहते हैं,
और वो फिसलता ही रहता है, लेकिन वो अपनी दिशा में फिसलता ही रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करेगा। ये जो है गति के प्रथम नियम के अंतर्गत अनुप्रयोग है। दूसरा उदाहरण यही बताता है कि जब एक गेंद फेंकी जाती है और वो मध्य हवा में रहती है तो उस पर कार्य करने वाले एकमात्र बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद नहीं होता तो गेंद तब तक स्थिर गति से चलती रहती जब तक कि वह किसी वस्तु से प्रभावित न हो जाए या कोई अन्य व्यक्ति उसे छू न ले। यानी मान लीजिए कि वहाँ पर बॉल जो है लुढ़कता हुआ जा रहा है ग्राउंड में और वो चलता ही रहेगा। आप देखते ही हो कि बॉल जो है अपनी बाउंड्री पे जा रहा होता है, खिलाड़ी जो होता है उस बॉल को टच करते हैं, या तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है या रुक जाती है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको टच किया हो या उसको प्रभावित किया हो। तो ये हर जगह जो है प्रथम रूल लगता ही लगता है। यदि इस गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह अंतरिक्ष में चली जाती है। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए गेंद को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो काफ़ी दूर ऊपर तक जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि गेंद जो है ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जहाँ तक उसकी क्षमता होगी, जिस स्पीड से वेलोसिटी से आप फेंके होगे उसको तो पार वो करेगा ही करेगा। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो है खेल कूद में जो न्यूटन के प्रथम नियम जो है, या इसको जड़त्व के नियम भी कह सकते हो, तो ये काफ़ी दोनों एग्जाम्पल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ जो है क्या कहता है। यहाँ पर हमारे समक्ष आ गया है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखा जाए तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं। क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसका दूसरा नाम भी रखा हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बच्चे इन्हीं में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है संवेग का नियम के नाम से या मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस नियम के अंतर्गत देखा जाए तो ये कहा जाता है कि संवेग परिवर्तन की दर और परिणाम बल के समानुपाती होती है और परिणाम बल की दिशा में होती है। शब्द यहाँ पर बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि संवेग परिवर्तन की दर परिणाम बल के समानुपाती होती है, ठीक है, और परिणामी बल की दिशा में होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संवेग परिवर्तन की दर परिणाम बल के समानुपाती होती है और परिणाम बल की दिशा में होती है। देखा जाए तो जब कोई शुद्ध बल किसी वस्तु पर कार्य करता है, आप सोचिएगा कि शुद्ध बल क्या है। शुद्ध बल का मतलब यही है कि कोई चीज़ को आपने जो है फेंका है, यानी आपने शुद्ध बल लगाई है, आड़ी तिरछी नहीं फेंकी है, शुद्ध बल लगाया है, तो उसके द्वारा उत्पन्न वस्तु का त्वरण शुद्ध बल के परिणाम के सीधे समानुपाती होता है। यानी अगर आपने सही ढंग से उसको फेंका है बल को तो वो अपने उद्देश्य को पूरा करेगा ही करेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। मान लीजिए कोई बॉलर है, बॉलर जो है बॉलिंग करा रहा है, अगर उसने अपनी दिशा खो दी है यानी अशुद्ध रूप में, तो उसकी गति जो उसका दिशा जो है भटक जाएगा। लेकिन अगर वो शुद्ध रूप से उस बॉल को जो है सही जगह टप्पा करवा रहा है तो वो अपने उद्देश्य में ज़रूर कामयाब होगा। तो यही बात यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम या संवेग का नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर परिणाम बल के समानुपाती होता है और परिणाम बल की दिशा में ही होता है। समझ में आया? देखा जाए तो शुद्ध बल के सामान्य दिशा में ही हमेशा होगा और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमणपाती होगा। द्रव्यमान का मतलब होता है उसके भार वजन के व्युत्क्रमणपाती होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसे हिलाने के लिए उतना ही अधिक नेट बल का प्रयोग करना पड़ेगा। बात सही है। मान लीजिए कोई बॉक्स है, अगर उस बॉक्स में वजन अधिक है तो उतना ही हमें नेट बल का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जो है वो कार्य करेगा। और मान लीजिए कोई बहुत तेज़ स्पीड से आ रहा है, हम जो है स्लोली मोशन में कार्य कर रहे हैं, तो वो हमें जो है हमसे आगे निकल जाएगा। तो यही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि कोई चीज़ अगर मान लीजिए जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसे हिलाने के लिए उतना ही अधिक नेट बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं बहुत बड़ा बॉल जो है फेंकता हूँ और आपके पास एक बैट है पतला सा जिससे बैट बॉल खेलते हैं, तो आप उसको कोई प्रभावित नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो है यहाँ पर देखा जाए तो बॉल का द्रव्यमान बहुत अधिक है और उसे हिलाने के लिए उतना ही अधिक नेट बल के उपयोग करना ही पड़ेगा।
तो यही बात यहाँ पर न्यूटन गति का नियम समझाता है। अब चलिए इसका अनुप्रयोग भी देख लें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपके समक्ष आ गया है कि खेल में अनुप्रयोग किसका, गति का दूसरे नियम का, गति के दूसरे नियम का यहाँ पर क्या अनुप्रयोग है। देखा जाए तो पहले अनुप्रयोग यही बताता है कि शॉर्ट पुट की तरह जो खिलाड़ी अधिक बल लगाता है और शॉर्ट पुट को सही कोण पर उछालता है, उसके शॉर्ट पुट का विस्थापन अधिक होता है। तो बात सही है कि कोई खिलाड़ी अधिक बल लगाता है और सही कोण पर जो है बॉल को उछालता है, तो जनरल सी बात है उसके शॉर्ट पुट का जो विस्थापन होगा अधिक होता है, जबकि जो खिलाड़ी कम बल लगाता है उसके शॉर्ट पुट का विस्थापन कम होता है। जो जितना अधिक पावर लगाएगा उसकी उतनी ही अधिक मिलेगी। तो ये विस्थापन की बात है कि जो जितना अधिक शॉट लगाएगा उतना अधिक विस्थापन को प्राप्त करेगा, जो कम शॉट लगेगा उसका कम विस्थापन होगा। अगर हम आगे देखें तो फुटबॉल में एक टीम को गेंद को ऊंची और तेज़ी से किक करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। फुटबॉल में आप देखते ही हो कि वहाँ पर बॉल को जो है किक करते हैं। अगर बॉल सही से किक किया जाता है, पूरी शक्ति के साथ की जाती है, तो वो जो है अपना लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। गति का यह नियम फुटबॉल में मौलिक है। देखा जाए तो गति का यह नियम फुटबॉल में मौलिक है और इसलिए आप पास देने या गेंद को बिना टूके नेट पर किक करने के लिए आवश्यक बल की गणना कर सकते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गति का अगर देखा जाए सेकेंड नियम फुटबॉल में मौलिक रहती है और साधारण है, और इसे आप कैलकुलेशन भी कर सकती हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर दो अनुप्रयोग थे। अब चलिए देखते हैं न्यूटन के तीसरा नियम और अंतिम नियम क्या कहता है और इसका क्या अनुप्रयोग है। देखा जाए तो आपके समक्ष यहाँ पर अगला जो है न्यूटन का तीसरा नियम आ गया है। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम जो है इसे हम प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये आपको समझ होना चाहिए कि न्यूटन का तीसरा नियम जो है प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये नियम बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। न्यूटन के तीसरा नियम जो है बहुत ही आसान और सरल है, इसे प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक सामान्य और विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी प्रत्येक क्रिया बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगी। इससे भी साधारण कुछ नहीं हो सकता कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक सामान्य और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, यानी दूसरे शब्द में ये कह सकते हो कि प्रत्येक क्रिया बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। और देखा जाए तो तीसरा नियम यही कहता है कि यह प्रक्रिया प्रत्येक क्रिया के लिए सामान्य गति और विपरीत वेग के कार्य करते हैं। तो बात सही है, प्रत्येक क्रिया जो है सामान्य गति और विपरीत वेग से कार्य करता है। और इसमें कहा गया है कि जब भी एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, दूसरे वस्तु पहले वस्तु का समान और विपरीत बल लगाती है। मान लीजिए अगर आप दीवार पे खसकाने की कोशिश करती हो तो दीवार भी आपके ऊपर बल लगाता है। आप देखना कभी दीवार खसकाने का देखना, तो आपसे अगर खसकेगा नहीं, क्योंकि दीवार में आपसे भी अधिक पावर है और वो विपरीत प्रक्रिया आप पे ही लगाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाता है कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर सामान्य और विपरीत बल जो है लगाता है। अब चलिए इसका अनुप्रयोग से भी समझने की कोशिश करें कि आखिर जो है न्यूटन का तीसरा नियम या प्रतिक्रिया के नियम में क्या अनुप्रयोग हो सकता है। देखा जाए तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुप्रयोग जो यही बात बताता है जो कि खेलों में उपयोग होता है। आपने तैराकी तो किया ही होगा। तैराकी में जब एक गोताखोर ड्राइंग बोर्ड से गोता लगाता है तो उसे स्प्रिंग बोर्ड पर नीचे की ओर धकेलना पड़ता है, और प्रदर्शन के दौरान हवा में उचित प्रशिक्षण के लिए जो है स्प्रिंग बोर्ड आप पर लगे बल के पीछे धकेल देता है। ये तो जर्नल से एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि मान लीजिए कोई नाव है, नाव पे जो है वो नाव में से कूद रहा है। कोई व्यक्ति अगर नाव में से कूदेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो तो आगे की तरफ आएगा लेकिन नाव जो है पीछे की तरफ चली जाएगी। तो ये बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है जिसको समझ आना चाहिए आपको। और देखा जाए तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए कोई जो है बंदूक शूटिंग कर रहा है, अगर वो गोली चलाता है तो गोली आगे की तरफ जाएगा और ख़ुद वो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो देखा जाए तो हमारे जीवन में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर
न्यूटन के तीसरे नियम का जो है उपयोग किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि SAI द्वारा फिटनेस परीक्षण के तहत सूचीबद्ध परीक्षण वस्तुओं की एक तालिका बनाएं, इसमें आयु समूह 9 से 18 वर्ष और जिसके अंतर्गत 50 MTS रन और आंशिक कल अप की प्रक्रिया और स्कोरिंग को व्याख्या करें। तो क्वेश्चन तो यहाँ साफ है और क्लियर है कि हमें SAI द्वारा फिटनेस परीक्षण के तहत सूचीबद्ध परीक्षण की वस्तुओं की तालिका बनाना है, जिसमें 9 से 18 वर्ष आयु को सम्मिलित करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही आता है कि आपको 50 MTS रन और आंशिक कल अप की प्रक्रिया को समझाना है, प्रोसीजर और स्कोरिंग को बताना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहने वाला है। देखा जाए तो आयु समूह 9 से 18 प्लस वर्ष कक्षा जो है चौथी से लेकर 12वीं कक्षाओं तक के विद्यार्थी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी चौथी से 12वीं कक्षा तक के सारे विद्यार्थी इसके अंतर्गत आते हैं। और इस कक्षा 4 से 12 के लिए छात्रों के लिए समग्र शारीरिक फिटनेस होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं ना, जब बच्चों का फिटनेस अच्छा रहेगा तो देश का भी भविष्य भी अच्छा रहेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यह बात आ जाता है। देखा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस प्रोफाइल में निम्नलिखित घटकों को विचार किया जाना चाहिए। तो वो कौन कौन से घटक है जिस पर हमें विचार करना चाहिए, चलिए देखते हैं। देखा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस प्रोफाइल के अंतर्गत इन सभी बातों को जो है महत्ता दी जाती है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो शारीरिक संरचना जो होता है BMI के अंतर्गत आता है, जिसमें हम शरीर के सारे जो है स्वास्थ्य अस्वास्थ्य के बारे में जान जाते हैं BMI के अंतर्गत। और इसमें जो है व्यक्तियों की वज़न और उसकी लंबाई, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो है कितनी उसकी ऊंचाई है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, कितने इसके वज़न है, तो इसको रखते हैं। और ये एक फार्मूला होता है जो BMI के अंतर्गत हम उसके जो स्वास्थ्य का जो है सही एनालाइज करते हैं। तो ये जो है प्रोफाइल के अंतर्गत आ जाता है, जो 4 से यानी चौथी क्लास से 12वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं, यानी 9 से 18 वर्ष के बच्चों में ये चीज़ें जो जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात आता है ताकत। देखिए, ताकत के अंतर्गत 2 बातें रखी जाती है। एक तो है उदर यानी आंशिक कलप। ताकत के अंतर्गत उदर को रखा जाना एक आम बात है, क्योंकि इसमें आंशिक कलप होती है। और दूसरी बात आती है मांसपेशियां सहन शक्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये बातें लड़कों के लिए पशु अल्प और लड़कियों के लिए संशोधित पशु अल्प 2 तरह के मेथड होते हैं। तो ये दोनों मेथड मांसपेशियों सहन शक्ति की परिभाषाओं को जो है सार्थक सिद्ध करता है। उसके पश्चात देखें तो लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत देखा जाए तो बैठो और पहुँचो परीक्षण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और उसके पश्चात हृदय सहन शक्ति जो है, इसके लिए 600 मीटर दौड़ या पैदल दौड़ करवाई जाती है, जिससे हम हृदय सहन शक्ति के बारे में जान जाते हैं। और 600 मीटर दौड़ की जो है क्वेश्चन है वो मैंने वीडियो में रखी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर आप चेक करें कि 600 मीटर दौड़ में और पैदल में क्या असर पड़ती है हृदय सहन शक्ति पे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो देखना ज़रूर। उसके पश्चात आता है गति 50 मीटर डैश, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है। अब चलिए देखते हैं आगे हमारे समक्ष क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष आ गया है 50 मीटर डैश यानी स्टैंडिंग स्टैंड। काफ़ी महत्वपूर्ण है 50 मीटर डैश, क्योंकि देखा जाए तो अगर हम इसकी प्रोसीजर की बात करें, इसकी प्रक्रिया की बात करें, तो कहते हैं पूरी तरह से वार्म अप दिया जाना चाहिए। इसमें पूरी तरह से जो है वार्म अप दिया जाता है, जिसमें कुछ अभ्यास शुरू करना और तेज़ी लाना भी शामिल होता है। यानी देखा जाए तो पूरी तरह से वार्म अप दिया जाना चाहिए इसमें, और इसमें कुछ अभ्यास शुरू करना और तेज़ी लाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। एक पैर को दूसरे पैर के सामने रखते हुए स्थिर स्थिति में शुरू करें। इसको करने से ये होता है काफ़ी रिलैक्सेशन होती है। और इसके लिए आपको एक पैर को दूसरे पैर के सामने रखते हुए स्थिर स्थिति में शुरू करें। अगला पैर शुरुआती रेखा पर या उसके पीछे होना चाहिए। अगला पैर जो है
शुरुआती रेखा पर या उसके पीछे होना चाहिए और यह आरंभिक स्थिति जो है स्थिर डेड स्टेट होना चाहिए। यानी डेड स्टेट होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी ज़रूरी भी होता है। उसके पश्चात है अंतिम चरण में जो है परीक्षक को गति को अधिकतम करने के लिए संकेत देना चाहिए। यानी परीक्षक को गति को अधिकतम देने के लिए संकेत देना चाहिए, जैसे धीमी गति से चलना, हाथ और पैरों से जोर से गाड़ी चलाना, ये सारी गतिविधियाँ इसमें सम्मिलित होती है। और देखा जाए तो फिनिश लाइन को माध्यम से तेज़ी से दौड़ना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इवन देखें तो स्कोरिंग पूरा होने में समय लगेगा, यानी स्कोरिंग जो होगा पूरा करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टेस्ट है। उसके पश्चात है पेट आंशिक कलब, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पेट आंशिक कलब, इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्तियों को गद्देदार सपाट साफ सतह पर घुटने को मोड़कर आमतौर पर 90 डिग्री पर रखा जाता है। ये प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को गद्देदार सपाट साफ सतह पर घुटने को मोड़कर आमतौर पर 90 डिग्री पर रखा जाता है और हाथों को शरीर के समांतर जमीन के करीब सीधा रखना भी महत्वपूर्ण होता है। हथेलियाँ नीचे की ओर रखते हुए लिटा दिया जाता है। हथेलियाँ जो है नीचे की ओर रखते हुए लिटाना इसमें सम्मिलित होता है। विषय एक सहज गति में छड़ को ऊपर उठता है और बाहों को स्थिर में रखते हुए वांछित मात्रा में घुमाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोसीजर है और ज़मीन से कम 6 इंच ऊपर समांतर पट्टी की ओर होना जरूरी है। उसके पश्चात देखें तो छड़ को वापस फर्श पर उतारा जाता है ताकि कंधे से ब्लेड या पीठ का ऊपरी हिस्सा फर्श को छू सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर देखा जाए तो प्रोसीजर है। स्कोरिंग की बात करें तो कहते हैं एक निश्चित समय अवधि 30 सेकेंड में क्लब की अधिकतम संख्या रिकॉर्ड करें। यानी आपको यहाँ पर सिर्फ 30 सेकेंड की जो है मौका मिलता है और 30 सेकेंड में क्लब की जो है अधिकतम संख्या हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों इसी के साथ हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जो मैं आपके समक्ष 15 क्वेश्चन रखा हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन सदैव ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसको आपको लिखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और एनालाइज करने की ज़रूरत है। और देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्व रखेगा। तो हर एक क्वेश्चन को आपको समझिए, विचार कीजिए, कॉपी पर नोट कीजिए। कहते हैं जो सही है वो सदैव सही रहेगा अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आता है, क्योंकि जब तक ये वीडियो दूसरे बच्चे को पहुंचेगा नहीं तब तक ये आगे नहीं जा पाएगा और इसके लिए सिर्फ आप ही एक माध्यम हो। कहते हैं मैंने तो अपना कार्य कर दिया है, जितना हो सकता है मैं मेहनत करता हूँ, चाहे मेरा जो भी हालत हो, इसका कोई मुझे परवाह नहीं है, लेकिन आप तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन क्या आपका कोई लक्ष्य है? आपका लक्ष्य 2 है कि वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है और इसको अच्छे से समझना है और एग्ज़ाम में जो है अच्छा करके दिखाना है। जब आप अच्छे कीजिएगा तो आपके माता पिता बहुत खुश होंगे और आपके जो है परिजन भी बहुत खुश होंगे। तो इसलिए जो है जितना शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर भी किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है और यही भावना हम लोगों में रहती है। सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। दोस्तों सोचना नहीं है, विचार न करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है, क्योंकि अगर आप सेव कर लीजिएगा तो यहाँ पर तिरपान सेंटर आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं और यहाँ पर मीडियम की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ सभी वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।